लोगों को मालूम था कि जन समर्थन इनके पास है। उसी जन समर्थन को देखते हुए कुछ हमारे विरोधी लोग, उस समय तत्कालीन माफिया सरगना था श्री प्रकाश शुक्ला, को उन लोगों ने हमारी सुपारी दे दी। अच्छा। 1 अगस्त 1997 को दिलीप होटल में मेरे ऊपर AK-47 से श्री प्रकाश ने हमला किया और गजब का वो था। हमारे मामा का लड़का उसमें मारा गया। 27 गोलियां मुझको भी लगी थी। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ गोरखपुर के वरिष्ठ समाज सेवी और साथ ही भाजपा के नेता भानु प्रकाश मिश्रा जी हैं। सबसे पहले मिश्रा जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्यक्ति विशेष हमारा जो शो चलता है, इसमें आपकी राजनीतिक कैरियर के बारे में तो जानेंगी, साथ ही तमाम उन पहलुओं के बारे में भी आपसे बात करेंगे जो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी ज़िंदगी के जो अनछुए पहलू हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की, तो थोड़ा सा पहले अपने फैमिली के बारे में बता दीजिए। कौन कौन है, फैमिली का पृष्ठभूमि क्या है, उस बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। हम लोगों का एक संयुक्त परिवार है। माताजी पिताजी का आशीर्वाद आज भी हम लोगों को मिल रहा है। हमारे 6 बहन और 2 भाई हम लोग हैं और माताजी पिताजी, यही मेरा परिवार है। मेरे 2 बेटियां और 1 बेटे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, दूसरी MSW कर रही है और बेटा सबसे छोटा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा मास मीडिया से, दिल्ली से। अच्छा, आपकी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई है, फिर माध्यमिक जो पढ़ाई, थोड़ा सा अपने पढ़ाई के बारे में। सबसे पहले मैं एडमिशन लिया था कॉर्मल में जब नर्सरी से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद से आगे की शिक्षा क्लास 6 तक बाल विद्यालय नर्सरी स्कूल में हुई। उसके बाद मैं जुबली का स्टूडेंट रहा। उसके बाद से यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन किया। यूनिवर्सिटी से। तो छात्र राजनीति में भी कभी रहे हैं? नहीं, छात्र राजनीति में कभी नहीं था। ये राजनीतिक जो आपकी सफ़र शुरू हुई राजनीति में, आप समाजवादी पार्टी में भी आप रहे हैं, काफ़ी एक लंबा चौड़ा आपका प्रोफाइल है राजनीति के हिसाब से भी। तो राजनीति में आने का वो कैसे हुआ, थोड़ा सा उस बारे में? देखिए, 86 में यूनिवर्सिटी से, जब यूनिवर्सिटी में मैं था, उसी दौरान कुछ हमारे मित्र लोग मुंबई गए थे। वहाँ से वो लोग लौट के आए तो इतने छोटी छोटी त्रिशूल लेके आए थे लोग, और वहाँ पे उस शिवसेना का उन लोगों के अंदर एक आडंबर लोग देख के आए वहाँ। तो उन्हें लगा कि एक बार गोरखपुर में भी हम लोग हिंदुत्व को जगाने का काम करें, और शिवसेना का यहाँ न्यू रखने का काम उन लोगों ने शुरू किया। एक अनिरुद्ध शर्मा नाम का लड़का था हम लोगों के साथ का, वो आके हमको मतलब रोज़ सुबह से शाम तक, भैया शिवसेना में करिए, शिवसेना में करिए, शिवसेना ज्वाइन करिए, करते करते उसने 89 में हमको शिवसेना पकड़ा दिया। उसने हमको एक स्लिप दे के मेंबर बनाया। प्रारंभिक सदस्यता जब हमारी शिवसेना की हो गई तो हमें भी लगा कि साला ठीक तो है, और बाला साहब ठाकरे का बड़ा उस समय नाम हुआ करता था। और घूमने के लिए हम परिवार सहित गए मुंबई, तो मैं बाला साहब से मिला जाके, टाइम लेके मुलाकात हुई मेरी। मैं पूरे परिवार के साथ, मेरी छोटी बिटिया भी थी, हम लोग गए वहाँ मिलने के लिए। और उनसे मिलने के बाद, ये बात है हमको लगता है 90 की, 90 नहीं 91-92 की। और जब मैं बाला साहब से मिल के आया तो मुझे लगा कि भाई किसी डायनेमिक आदमी से मैं मिला, और उनके बात करने की शैली, उनका अंदाज इतना मेरे मन को छू गया कि हमने फिर शिवसेना के लिए काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। और 91 से लेके 93 तक मैं शिवसेना में एज ए जिला अध्यक्ष से लगाए मंडल अध्यक्ष, उसके बाद पूर्वांचल अध्यक्ष तक का पद मेरे पास था। अच्छा। 93 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय शिवसेना के बैनर तले, शिवसेना के सिंबल पर तीर धनुष निशान लेके मैं गोरखपुर विधानसभा का चुनाव लड़ा। अच्छा। और उस समय हमको विधानसभा चुनाव की ABCD भी नहीं मालूम थी। लोग हमारे साथ जुड़ते गए, युवाओं का इतना ज़बरदस्त समूह मेरे साथ हो गया कि मुझे लगा कि अब कुछ है नहीं, बस यही राजनीति करने की ज़रूरत है। और फुल फ्लेज में समाज सेवा और राजनीति से जुड़ गया। शिवसेना से जब मैं चुनाव लड़ा तो उस समय वर्तमान श्री शिव प्रताप शुक्ल जी भाजपा के मंत्री थे, और गोरखपुर शहर से वही BJP के कैंडिडेट थे। उन्हीं के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा था। तो एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ ये शिवसेना। अब लोगों के दिमाग में ये था कि भाई अब दोनों हिंदुत्व का नारा दे रहे हैं,
हाँ, दोनों हिंदुत्व का उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम लोग चूज किसको करें। चूंकि मेरा पहला चुनाव था और मेरी उम्र वही 25 साल पूरी हुई थी उस समय, तो पब्लिक ने मुझे बहुत प्यार दिया। लगभग 5,000 वोट मुझे मिला उस समय, पहली बार चुनाव लड़ने में। हमने कहा कि तो भाई अगर इतने लोग, और विश्वास नहीं करेंगे, मैं घर से निकलता था 3, 4, 5 लोगों के साथ, और जैसे मैं निकलूं सड़क पे तो मेरे साथ 10, 15, 20, 25, फिर 2-4 मोटरसाइकिल, ऐसे करते करते अपरिचित आदमी रीड साहब धर्मशाले पे बैनर लगा के मेरा कि भानु प्रकाश मिश्रा का स्वागत है, शिवसेना का लगा के तीर धनुष। वो जो सब्जी की दुकान याद होगा आपको, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने लगती थी मंडी, जो आजकल सेंट एंड्रूज के दुकानें बन गई हैं उसमें, कैंटीन वगैरह। हाँ कैंटीन वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन समूह के सम्मान से मैं आत्मविभोर हो गया। ये पहली बार की चुनाव में 93 की बात है। फिर हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। उसी दौरान एक बहुत जबरदस्त यहाँ घटना हो गई। एक शिव सैनिक था, उसकी हत्या हो गई राजघाट में। लोगों ने ये दे दिया कि उसको, मतलब हुआ तो उसका हत्या, जैसा कि पुलिस बताते हैं कि प्रेम प्रपंच में, लेकिन मेरा मानना था कि वो हुआ हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। उसको जो मारा था वो मुस्लिम था और चरणलाल चौराहे का रहने वाला था, राजेश शर्मा नाम था उसका। तो जब हम लोग को ये जानकारी हुई, हम लोग चुनाव प्रचार में ही थे, चुनाव के टाइम की ही बात है, चुनाव प्रचार में ही हम लोग थे। और जब हम लोग को जानकारी हुई तो हम सब लोग उसके घर पहुंचे। तब ये जानकारी नहीं थी कि वो जिस लड़के की हत्या हुई है वो शिवसेना से मतलब मेंबर है या नहीं है, ये जानकारी नहीं थी। ये था कि किसी हिंदू की हत्या हुई है। तो सबसे पहले मैं पहुंचा वहाँ, और जब हम पहुंचे तो हमारे साथ तमाम लोग थे। अनिरुद्ध शर्मा जिस लड़के ने मुझे सदस्यता दिलाई थी, वो लड़का जब मेरे पास पहुंचा, जब उनके घर हम लोग पहुंचे तो बोला भैया ये तो शिवसेना का कार्यकर्ता है अपना। तो हमने कहा कि कैसे? तो उसने कहा भैया मेरे पास इसकी सदस्यता रसीद की एक कॉपी पड़ी है, मतलब वो जो काउंटर फाइल होती थी। जब निकाया तो ये तो हो गया कि बड़ा गजब हो गया कि शिवसैनिक की हत्या हो गई चुनाव के टाइम में। उसके बाद से फिर हम लोग उसकी बॉडी को लेके पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम हाउस से हम लोग उसकी बॉडी लेके गए, राजघाट तक गए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय मेरे पीछे हजारों लोगों की भीड़, हजारों लड़कों की भीड़। उसकी हत्या के बाद वो जो माहौल हो गया कि हिंदू मुस्लिम का, तो हम लोग राजघाट पहुंचे तो राजघाट में उसकी बॉडी जल रही थी। वहीं पे तमाम लड़कों ने कहा कि भैया अब इसका बदला होना चाहिए। मतलब जो उत्साह था लोगों के अंदर और जो जोश था, हम लोग तुरंत वहाँ से चले और सीधे हम लोग कोतवाली थाने में आ गए। थाने में पहुँचने के बाद वो इंस्पेक्टर पवन सिंह थे उस समय, तत्कालीन इंस्पेक्टर। हम लोगों ने कहा कि भाई उसकी गिरफ्तारी अभी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अभी हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। और हम लोग मतलब अगले दिन अखबार में निकला कि वो प्रेम प्रपंच का मामला। हमने कहा ये तो मामला आप लोगों ने मोड़ दिया। हमने कहा हत्या हुई उसका, वो चूंकि शिवसैनिक था, मुसलमानों ने उसकी हत्या की और आप उसको प्रेम प्रपंच का नाम दे रहे हैं, ये तो बात ठीक नहीं है। कहा सुनी में बात बढ़ती गई और चूंकि हमारे साथ इतना हुजूम था कि उस दौरान वहाँ पे पथराव शुरू हो गया थाने पे। इन्होंने फोन ऑन कर दिया, उधर से पुलिस फोर्स आ गई, पूरा लाठी चार्ज हुआ। हमको लगता है कि 7-8 लोग हम लोग घायल हुए और 10-12 पुलिसकर्मी घायल हुए। मुकदमा हम लोग को दर्ज हुआ, हम लोग जेल गए। और उसी रात हमारे यहाँ ऑफिस पे और इस पे सब पुलिस रेड मार के जितनी हमारी गाड़ियाँ प्रचार की शिवसेना वाली घूम रही थी, सब उन्होंने बंद करके पूरा तांडव मचाया। अगले दिन मतलब रात में ही हम लोग की बात हुई, मतलब हम तो अरेस्ट हो गए। हमारे जितने लोग थे, हमारे चुनाव संचालक थे विज्ञान चंद्र शुक्ल जी, वो लोग फिर मुंबई फ़ोन किए, बाला साहब से बात हुई। उन्होंने, उस समय प्रेसिडेंट रूल था, राष्ट्रपति शासन था। उन्होंने फिर किसी तरीके से फ़ोन जिसको भी किया, हो सकता है प्रेसिडेंट को किया हो या गवर्नर को किया हो, वहाँ से रात में मैसेज आया 2 बजे रात में डीएम साहब पहुँच के मेरा बेल करते हैं कोतवाली थाने में। लेकिन चुनाव से पहले एक 151 का मुकदमा पहले से दर्ज था, तो लिहाजा मुझे जेल जाना पड़ा उस दौरान 151 में। अब ये हुआ कि अगले दिन फिर सिटी, उस दिन वो घटना जानकारी नहीं थी, जो तत्कालीन घटना थी उसमें तो हमारी बेल हो गई, लेकिन 151 में मुझे जेल जाना पड़ा। अगले दिन वो छोटी दिवाली थी, नहीं धनतेरस, और अगले दिन दिवाली थी। और वो 2 दिन हमें, चूँकि कोर्ट बंद था तो हमें 2 दिन जेल रहना पड़ा। खैर दिवाली के दूसरे दिन जब हमारी बेल हुई तो अच्छा, प्रेशर जब उनका पड़ा तो गवर्नर साहब ने बोला भाई प्रचार गाड़ियाँ इनकी क्यों पकड़े हो, जब वो सब लीगल हैं अगर तो प्रचार होना चाहिए। तो वो सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ इन लोगों ने छोड़ा, गाड़ियाँ अपने फिर प्रचार में घूमने लगी। जेल में 9 नंबर बैरक में मैं था और रोज़ मतलब ठीक ठाक व्यवस्था शासन ने करा दी थी। तो उसके बाद से फिर जब मैं जिस दिन छूटा, लगा मुझे कि
अब मैं नेता बन गया। मतलब लोगों का वो प्यार देख के मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जेल रोड से लेके चरणलाल चौराहे तक पब्लिक भरी पड़ी थी और कंधे पे उठा के हमको सब ले गए चरणलाल चौराहे तक। और जेल से निकलने के बाद मैं सबसे पहले उसके घर गया, राजेश शर्मा के। वहाँ जाके हम लोगों ने श्रद्धांजलि जी, जितनी भीड़ हम लोगों की उससे ज़्यादा वहाँ पुलिस फोर्स लगी थी, क्योंकि हमने कहा था कि वहीं हम लोग सभा करेंगे। अब वो समझ लीजिए कि माहौल एकदम पुलिस वर्सेस शिव सैनिक हुआ था उस समय। वो घटना आज भी मुझे याद आती है कि पवन सिंह हेलमेट लगाए मेरे सामने खड़े थे, लेकिन नज़र नहीं मिला पा रहे थे कि कहाँ ऐसी गलती हो गई कि ये लाठीचार्ज हुआ और इतनी बड़ी घटना हो गई है। बहरहाल उसके मुकदमे का खुलासा हुआ और चुनाव खत्म हुआ। तो एक ये बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद से मेरा टोटल जीवन राजनीति को समर्पित हो गया। चुनाव के बाद आप जो बता रहे हैं, आपके अंदर भी बाला साहब ठाकरे एक तरीके से जन्म ले चुके थे उस समय। जब आप गए थे पहली बार, आप बता रहे हैं जब मुंबई गए थे उनसे मिले थे, क्या बातचीत हुई थी उस समय उनसे? उस समय कोई विशेष राजनीतिक बात नहीं हुई थी। उन्होंने हमसे बस ये पूछा कि कैसे हो, कहाँ रहते हो, कैसे क्या करते हो, सब कुछ हमारी बातचीत हुई। हमारी बिटिया थी, उसको लेके गोद में बैठ के खिलाए उलाए। फ़ोटो भी हम लोग की अंदर कमरे में लगी हुई है। तो मतलब उनके बात व्यवहार से ये नहीं लग रहा था कि मैं इतने बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ। एकदम सामान्य तरीके के हमसे पूछे कि कितने दिन का प्रवास है, कितने दिन की यात्रा है। मतलब इस छोटी छोटी बात, जैसे होता ना कि आदमी आया, अब उतने बड़े आदमी थे, विश्व स्तर का आदमी जिससे मिलने के लिए लोग लाइन लगाए रहते हैं। हम गए, उन्होंने हमको बुला लिया, एक सामान्य व्यक्ति को जिससे कभी कोई मुलाकात नहीं थी। लेकिन उसके बाद से इंटीमेसी इतनी हो गई कि मैं जब भी फ़ोन करूं यहाँ से तो तुरंत उठाते थे, बेचारे बुलाते थे। बातचीत होती थी? हाँ, बात होती थी। अरे एक और बात बताते हैं। जब हम लोग थाने में हम लोग की मारपीट हुई और घेरा हो गया उसी राजेश शर्मा वाले मैटर में, विज्ञान चंद शुक्ला ने जब उनको फ़ोन करके बताया कि इस तरह से है, यहाँ एक हिंदू को मुसलमानों ने मार दिया। उनका जवाब सुनेंगे आप? क्या था, एकदम बताइए। विज्ञान शुक्ला को उन्होंने बोला, बाला साहब ने, कि मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, तुम लोगों ने कितने मुसलमान को मारा? अच्छा, ये वर्डिंग थी उनकी। मतलब उनके अंदर हिंदुत्व इतना जबरदस्त भरा था और हिंदू मुस्लिम का उनके अंदर जो वो था वो तुरंत रिएक्ट हो गया। इन्होंने कहा अरे साहब ऐसा कुछ नहीं है। अब चूंकि वो घटना हुई, हम लोग पहुंचे तो इस तरह की यहाँ दुर्घटना हो गई और हमारा नेता इस समय जेल में है। तो ये क्वेश्चन उनका था। तो अब आप सोचिए, जैसे उन्होंने उस समय ऐलान किया था कि पाकिस्तान के क्रिकेटरों को वहाँ हम मुंबई में घुसने नहीं देंगे। तो ये सब जज्बा था उनके अंदर, तो उससे लगा कि कुछ है मामला। तो आपके अंदर भी वो लगा, अंदर वो चिंगारी आ गई बाला साहब एकदम। अच्छा, जब हिंदुत्व कितने मतलब शिवसेना जो है कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती है, बीजेपी भी लगभग वही मानी जाती है, कट्टर हिंदुत्व की छवि वाली। आप समाजवादी पार्टी में भी रहे, ये शिवसेना से एक शिवसैनिक जो अक्सर मुंबई में हम लोगों ने भी देखा है, अक्सर बहुत कट्टर होते हैं अपने नेताओं के लिए, हर चीज़ के लिए। फिर ये जो आपका अचानक से जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, वो थोड़ा सा बताइए, क्या मामला था, क्यों आपने? अब देखिए, 93 के बाद 96 में होता है विधानसभा चुनाव। वो 93 में जब चुनाव हुआ तो सरकार 3 साल चली। उसके बाद फिर 96 में फिर से विधानसभा का चुनाव हो गया। फिर मैं गोरखपुर सीट से समाजवादी इससे शिवसेना से चुनाव लड़ गया। वही शिव प्रताप शुक्ला जी के खिलाफ। अब इस चुनाव में हमको बहुत ज़बरदस्त प्रेम मिला और चूंकि 93 की वो घटना पब्लिक को याद थी कि हिंदूवादी नेता और ये वो करके, मतलब उस समय स्थिति ये थी कि शिव प्रताप शुक्ला जी मंत्री रहे और उनके बैलेट पेपर पे अपशब्द लिख के लोगों ने वोट दिया था उनको। और उस दौरान भी हम लगभग 9,000-10,000 के करीब वोट पाए थे। 9 से 10,000 के बीच में वोट था। एक्चुअल फिगर नहीं याद है, लेकिन 9,000 कुछ वोट था। तो मतलब हमारे लोग तो बढ़े। और जब 96 में मैं चुनाव लड़ा तो उस समय गोरखपुर में एक शिवसेना की बहुत ज़बरदस्त पैठ हो गई थी। तो ये जो आज हिंदू युवा वाहिनी है जिस तरह से, उसी तरह से उस समय शिवसेना थी। मतलब जहाँ हम लोग चले जाएं, या उस समय अगर मोबाइल 96 में नहीं था, लेकिन जहाँ हम लोग पहुँच जाएं या फ़ोन से कोई पैरवी कर दें तो काम होता था उस समय। तो लोग हमारे पास जुटते थे कि हमारी ये समस्या है, तो समस्याओं का निराकरण हम लोग आराम से कर लेते थे, क्योंकि लोगों को मालूम था कि जन समर्थन इनके पास है। उसी जन समर्थन को देखते हुए कुछ हमारे विरोधी लोग, उस समय तत्कालीन माफिया सरगना था श्री प्रकाश शुक्ला,
शिव प्रकाश शुक्ला को उन लोगों ने हमारी सुपारी दे दी। अच्छा। 1 अगस्त 1997 को दिलीप होटल में मेरे ऊपर AK-47 से शिव प्रकाश ने हमला किया। अच्छा। और गजब का वो था, हमारे मामा का लड़का उसमें मारा गया। 27 गोलियां मुझको भी लगी थी। 27 गोलियां आपको लगी थी? समझ लीजिए कि एक नई जिंदगी मिली थी मुझको उस समय। और 2000 नहीं, उसके बाद फिर मैं 1 महीना 27 दिन एडमिट था मेडिकल कॉलेज में लखनऊ। फिर मुंबई जाके मेरा इलाज हुआ। ये हाथ पूरा काम नहीं करता था, मतलब ये चेहरा और ये सीना छोड़ के बाकी पूरे शरीर में गोली लगी थी। 3-4 हमारे साथ साथी भी लोग थे, वो लोग भी घायल हुए थे। मतलब ये पहली बहुत बड़ी घटना थी। उस समय मायावती जी की सरकार थी और लखनऊ में पहली बार AK-47 चला था। और हमारी घटना के बाद 1 अगस्त 97 को हमारी घटना हुई थी और 9 अगस्त को शिव प्रकाश शुक्ला ने एक RK सिंह करके इंस्पेक्टर थे, उनको हजरतगंज में मार दिया था। पहली बार 47 जब यूपी में चला तो मतलब प्रशासन भी हिल गया उस समय कि इतनी बड़ी घटना हो गई और कैसे हो गई। उस समय सपा के लोगों ने विधानसभा में बहुत ज़बरदस्त हंगामा किया था इस मैटर को लेके। विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा के ठीक सामने होटल में गोली चल रही है, वो भी 47 से चल रही है। और कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का उस समय इनाम था, वो चला रहा है और पकड़ा नहीं जा रहा है। तो उस पर बड़ा इन लोगों ने हंगामा किया था। तो हमारे एक रिलेटिव थे ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, उस समय विधायक थे कसिया से, वो लोग हमारे पास आए। उस समय शिवसेना से सांसद थे संजय निरुपम जी, मुंबई में राज्यसभा से, वो बेचारे हमको देखने आए। अच्छा। पवन पांडे प्रदेश अध्यक्ष थे, वो लोग हमको देखने आए। लेकिन मदद के नाम पे उस समय समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हुए, हाँ साथ में। तो धीरे धीरे अब चूंकि उस समय हम एकदम बिस्तर पे पड़े रहे और लगातार 3-3.5 साल तक मैं बेड था। 2001 में हमको लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता करा दी। लेकिन मैं उस स्थिति में नहीं था कि मैं 2002 का चुनाव लड़ूं। तो 2002 में गोरखपुर का समीकरण भी बदल गया। शिव प्रताप शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, हिंदू महासभा से राधा मोहन जी चुनाव लड़े और इनका कुछ विरोध हुआ, मंदिर से कुछ टकराव हुआ, उसमें राधा मोहन जी चुनाव जीते। मेरा मानना है कि अगर उस दौरान मेरी स्थिति सही रही थी शारीरिक, तो शायद राधा मोहन जी MLA न होते। भाई 93 में लड़ा, 96 में लड़ा, तो हो सकता है 2002 में पब्लिक हमें पसंद करती। उसी दौरान जब हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए तो धीरे धीरे हमको लगता है 2003 या 4 में हम मतलब उस स्थिति में हुए कि अब हम फिर से लोगों के संपर्क में और मतलब खड़े हो गए और चलना फिरना शुरू किए। चूँकि पैर से निकाल के हड्डी यहाँ लगाई गई थी हाथ में 6.5 इंच की, तो हाथ भी उसी स्थिति में था, पैर भी उसी स्थिति में था। लगातार मतलब ट्रीटमेंट चलता रहा। पूरे मतलब रूप से मैं ठीक हुआ 2008 में, परफेक्ट हुआ 2008 में। उसी दौरान 2007 में गोरखपुर का इलेक्शन हो गया, समाजवादी पार्टी से मुझे टिकट मिल गया। मैं फिर राधा मोहन जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। यहाँ दूसरे स्थिति में था, राधा मोहन जी और हमारे बीच मुश्किल से 10-12 हज़ार वोट का डिफरेंस था, लेकिन पब्लिक का बहुत प्यार मिला मुझको। 28-30 हज़ार वोट मुझको मिला। उसके बाद से फिर ये राजनीतिक सफर आज तक बरकरार है। अच्छा, आप जो ये बता रहे थे लखनऊ में शिव प्रकाश शुक्ला वाला, चूँकि काफ़ी आपकी एक तरीके से ज़िंदगी ही पूरी कह लीजिए बदल गई। 2-3 साल आप बेड रेस्ट पे ही थे। वो वाला थोड़ा सा मामला बताएंगे, क्या हुआ था होटल में जब आप थे, थोड़ा सा उस बारे में। देखिए, हम लोग रेलवे का कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। हम लोग की फर्म रेलवे में रजिस्टर्ड थी और जोनल वर्क का पेमेंट लेने के लिए हम लोग, चूँकि DRM ऑफिस लखनऊ था और लखनऊ डिवीज़न का हम लोग काम रेलवे स्टेशन पे करते थे, तो रेलवे स्टेशन का जो जोन था उसके कुछ बिल हम लोग के गए हुए थे। हम लोग अपने पेमेंट के सिलसिले में गए थे लखनऊ। तो ये था कि पहले सुबह जाएंगे हम लोग, शाम को लौट आएंगे। सुबह जाना, शाम को लौट आना। लेकिन उस दिन किसी कारण से हम लोग का भुगतान नहीं हो पाया। तो अब ये हुआ कि वापस हम लोग गोरखपुर जाएं, फिर अगले दिन आना पड़ेगा। इससे अच्छा कहीं होटल लेके हम लोग रुक जाएं। चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा था, इसलिए होटल हम लोग चूँकि इससे दुश्मनी चल रही थी कई बार पहले से बातचीत। जब इसको सुपारी दे दी गई तो ये प्राय हम लोग को धमकाता था कि इस टेंडर में मत डालो, ये मत डालो। लेकिन हम लोग का भी वही नया खून था, तो हम लोग डरते थे नहीं कि जितना वो गाली दें उतना हम भी गाली देते थे।
और एक दिन तो संयोग देखिए कि उसको कोई पहचानता नहीं था। एक दिन हम लोग लखनऊ से लौट रहे थे गाड़ी आपने से। भी कभी देखा था? ना। नहीं पहचानते थे। बल्कि उसके परिवार की मैंने बहुत मदद की है। अच्छा। उनके परिवार की बहुत मदद मैंने किया। उनके बड़े भाई आके हमारे यहाँ बैठते थे। उनको भी जब जिससे हम लोग शिवसेना से 96 में चुनाव लड़े तो उस समय हम लोग की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। और जैसे कहीं भी काम वाम के लिए हम लोग किसी से कह दिया जाता तो ऐसा नहीं था कि हम लोग को काम न मिले, तो वो भी हमारे यहाँ बेचारे आके बैठते थे कि चलिए कोई काम वाम हमारा भी मैनेज हो जाए। उनके बड़े भाई ओम प्रकाश शुक्ला, उनकी वो भी मतलब नहीं रहे इस समय। तो एक दिन हम लोग लखनऊ से लौट रहे थे, एक अम्बेसडर कार हम लोग को ओवरटेक की। जैसे ओवरटेक की तो हम लोग को लगा कि साला कुछ मामला गड़बड़ है और कहीं ऐसा ना हो कि वही हो चुकी। गाली गलौज हम लोग से चल ही रहा था, वो हमको धमकाता था, हम भी उसको। उन्होंने भी आपको नहीं देखा था, आपने भी उनको नहीं देखा? नहीं, हमको तो हो सकता है वो देखा हो, क्योंकि हम हमारा पीछा कर रहा था, हमारा फोटो वोटो हो सकता है लोग उपलब्ध कर लेंगे। उसकी फोटो पुलिस के पास नहीं थी, छुपा के रखते थे। हाँ। तो जब बाराबंकी रेलवे क्रॉसिंग पे अम्बेसडर रुकी, पीछे जब हम लोग पहुंचे तो हमें लगा, हम ही सूमो ड्राइव कर रहे थे, सूमो थी हमारे पास, हम ही ड्राइव कर रहे थे। तो हमें लगा कि मामला कुछ गड़बड़ हो। तो तत्काल हम लोग अपनी पिस्टल उस्टल जो भी राइफल उफल हम लोग के साथ था, हम लोग अपना बोल्ट वोल्ट करके एकदम अलर्ट थे कि हो सकता अगर वो हो तो गोली चले। वो सब 4 लोग गाड़ी से उतरे अम्बेसडर से, चूंकि रेलवे क्रॉसिंग बंद था, और उतर के सब किनारे जाके जैसे नहीं पेशाब करने के बहाने खड़े हुए लोग। और उसके बाद से फिर तुरंत वो सब गाड़ी में बैठे और गाड़ी बैक करके वापस हो लिए। अच्छा। और रेलवे क्रॉसिंग खुला, हम लोग आगे चले आए। अब आप सोचिए कि लखनऊ से बाराबंकी से गोरखपुर आने में हमको लगता है 4.5-5 घंटे लगे होंगे। रात का मैटर था ये, हमको लगता है 9 साढ़े 9 बजे रात की बात है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 2:30-3 बजे, और ठीक 3 साढ़े 3 बजे उसका फ़ोन आता है घर पे हमारे। अच्छा। STD रिंग जब बजती थी तो घर में एकदम लोग हिल जाते थे कि साला वही होगा फ़ोन करता हुआ। तो जैसे हम पहुँचे, अभी कमरे में घंटी बजी, मैं टप से मैं फ़ोन उठाया। नहीं, पहले हमारी पत्नी ने उठाया फ़ोन। तो उसने बोला कि ऐसा है कि आज तो मिले थे, हम मार दिए होते, समझा दो अभी भी। अच्छा, आपकी पत्नी? हमारी पत्नी को। जैसे हम घर में पहुंचे तो अपना रोना गाना उनका चालू था। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो बोले तब तक फिर STD घंटी बजी। अच्छा। तो मैं उठा लिया फ़ोन। तो हम बोला था, ऐसे नाम नहीं बोलता था हम बोला था। अच्छा। तो हमने कहा कि बोलो। तो बताया कि पहचान के कौन? नहीं, आवाज़ तो भाई, चूंकि हम कई बार बात हो चुकी थी, वो धमकी देता था, हम लोग उसी तरह उसके धमकी को टालते थे और हम लोग भी उसको धमकाते थे कि भाई ठीक है आओ देख लेंगे, हम सामने आना, देखें कितना गोली तुम चलाते हो, कितना हम चलाएंगे। ये सब बात हो चुकी थी। तो उसके बाद से फिर उसने कहा कि आज तो मिले थे सामने। अच्छा। हम कह रही तुम शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं था आज। मतलब वो गाड़ी जो आपको ओवरटेक करके आगे, उसमें वो थे? वही सब थे। अच्छा। लेकिन न पहचानने की वजह से उस दिन बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था। नहीं तो हम लोग उसको मार भी दिए होते, 2 लाख इनाम भी मिलता और पूरे प्रदेश में एक होता कि उतने बड़े अपराधी को मार दिया। लेकिन अब ठीक है, लगा था कुछ लिखा और था। तो उसके बाद से फिर हम जब उसे लगा कि हम मार नहीं पाएंगे अब इनको, तो उसने फिर हमको निश्चिंत करना शुरू कर दिया। फ़ोन करके करे भैया हमको लोग लड़ा रहे थे, हमको आपको देखिए हम भी ब्राह्मण हैं, ये आप कहाँ शिवसेना में पढ़े हैं, आइए रामचल राजभर जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, आपको बसपा से चुनाव लड़वा देते हैं, ये वो करके तमाम हमको मतलब वो लगा निश्चिंत करने कि जब ये निश्चिंत होंगे तभी हम इनको कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये भी हमेशा अलर्ट रहते हैं और कहीं अगर आमने सामने होगा तो किसी के साथ कोई भी घटना हो सकती थी। तो ईमानदारी की बात बताएं कि जब हम लोग 97 में गए हम लोग लखनऊ, तो हम लोग निश्चिंत थे और उस निश्चिंतता का उसने फ़ायदा उठा लिया। और जिस होटल में हम लोग रुके थे, दिलीप होटल में, उसमें इसका कोई व्यक्ति रुका था और राजन तिवारी जो आज पूर्व विधायक बिहार के, वो भी उनके शागिर्द थे, वो भी उसी होटल में रुके हुए थे। मुखबिरी वहीं से हुई। इन लोगों को कहीं जाना रहा होगा, इन लोगों ने शायद इसने फ़ोन वान किया। उस समय मोबाइल फ़ोन नया लॉन्च हुआ था 97 में, हमने भी उषा का मोबाइल पहला गोरखपुर में ख़रीदा था। तो वो हमको लगता है वो बता दिया होगा कि इसी होटल में भानु रुके हैं और हम लोग निकलेंगे तो पहचान लेंगे, या जो भी उन लोगों की वार्ता हुई हो। रात में हम लोग गए थे बॉर्डर पिक्चर देखने। अच्छा। नाइट शो 9 से 12। लेकिन मेरे मन में लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय घटना मेरे साथ होने वाली है। नावेल्टी चौराहे पे हम लोग खड़े थे लाल बाग में, और हमें लग रहा था कि कोई ना कोई हमको वॉच कर रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 घंटे की पिक्चर में हमें मतलब कोई सीन ढंग से नहीं याद होगा कि हम बॉर्डर देख रहे हैं पिक्चर। हाँ, लग रहा था कि कोई हमको वॉच कर रहा है, कहीं अप्रिय घटना कुछ होनी है, कहीं ना कोई कुछ अप्रिय होना है। बहरहाल हम लोग वो सब रात में गए थे होटल। अच्छा, और हम बताएंगे अभी ये बात हमको कैसे मालूम हुई।
वो लोग रात में हम लोग खोजते होटल गए थे, हम लोग पिक्चर हॉल में थे इसलिए हमको नहीं मिले। सुबह सुबह हमारे मामा का लड़का, ये अभी शैलेश बैठा था, इनके बड़े भाई थे जो हमारे साथ, विवेक जो एक्सपायर कर गया, हाँ, वो उसमें BDS में एडमिशन लिया था उसने। तो चूँकि हम मुंबई जब गए थे तो बाला साहब के शिवसेना की वजह से हमने उसका एडमिशन वहाँ के अच्छे कॉलेज में करा दिया था। तो यहाँ उसका डोनेशन था तो हमने उसको वापस कराने के लिए हमारे साथ वो भी गया था। तो हम लोग सुबह 5 बजे निकल गए उनके यहाँ, उनके कॉलेज वाले के यहाँ 5 बजे निकले हम लोग। तो ये सब 7:30 बजे करीब फिर होटल पे आए दिलीप पे। और हम लोग होटल ना आके हम लोग फिर एक ज़मीन देखने के लिए चले गए थे। वहाँ हमारे मामा रहते थे VIP रोड पे, जो जेल था, पुरानी जेल लखनऊ की, उसी के पीछे कृष्णापुरी एक कॉलोनी है। तो हम लोग जा रहे थे तो ये लोग हमारी गाड़ी का पीछा किए, लेकिन जेल से एक गाड़ी निकली, पुलिस वैन। तो ये लोग वहाँ रुक गए कि पुलिस है, कहीं कुछ होगी तो गड़बड़ होगा। उतने देर में हम लोग की गाड़ी आगे निकल गई। हम लोग जाके वहाँ मिल के चाय पी के, हमको लगता है 8 साढ़े 8 बजे करीब हम लोग वापस बैक हुए। हम लोग बैक होके होटल में आते हैं, होटल में नाश्ता का अपने ऑर्डर देते हैं। यहीं हमारे एक पड़ोसी है रमेश जायसवाल, जटाशंकर पे रहने वाला, वो स्क्रैप का काम करता था। रात में उसने हमको फ़ोन किया, वही जब हम लोग पिक्चर देख रहे थे कि भैया कुछ नया मोबाइल जो आप, हाँ, उसने हमसे कहा कि भैया वो कुछ पैसे की ज़रूरत थी, अगर आपके पास हो तो दे देते, कल हमारा ऑक्शन है लखनऊ में ही, तो हम बाकी हम गोरखपुर में आपको रिटर्न कर देंगे। हमने कहा ठीक है, आज सुबह हम आना, हमारे पास बचा ही। अब चूँकि हम लोग गए थे उसको कमीशन मतलब देने उन्हें पेमेंट चक्कर में, तो बचा था हमारे पास। हमने कहा ठीक है तुमको हम दे देंगे। वो बेचारा भी आया था सुबह। अच्छा, हम लोग नाश्ते का ऑर्डर दे के अभी बैठे थे, तो चूँकि सुबह ही हम लोग उठ गए थे, तो हम और मामा का लड़का दोनों हम लोग बेड पे लेट गए, और रमेश बैठ के बात कर रहा था हमारे साथ। जो और लोग थे उनसे बातचीत हो रही थी। कितने लोग थे उस समय टोटल? हम लोग तो 6 लोग थे। अच्छा, कमरे में तो 4 लोग थे, और 2 लोग जो हमारे सिक्योरिटी के थे, जो राइफल बंदूक लेके थे, तो वो सामने वाले के 2 कमरे हम लोग लिए थे, 108 और 102। 102 में हम लोग थे, 108 में सिक्योरिटी वाले थे। तो चूंकि हम लोग ऐसे कमरा खोज रहे थे कि कोई बात हो तो सामने सिक्योरिटी रहेगी तो हो जाएगा मामला। अब वेटर आया, दरवाज़ा नॉक किया, तो हमने कहा उसको खोलो, तो खोला दरवाज़ा, तो प्लेट व्लेट लेके आया, रखा नाश्ता लगाने के लिए। तो जैसे वो निकला तो ये लोग दरवाज़ा बंद किया। हमने कहा छोड़ो, बंद क्या करोगे, फिर नाश्ता लेके आएगा, खोलना ही पड़ेगा। मिस्टेक वहीं हुई। और जैसे वेटर गया और दरवाज़ा बंद हुआ, तो हम लोग अभी लेट, हम मतलब ऐसे लेटे थे, उस पर आँख लग गई। और 5 मिनट बाद हमको दिमाग में आ रहा कि आया वो पैर लात मतलब मारा उस पर दरवाजे पे, और बोला गाली देते हुए कि मैं शिव प्रकाश शुक्ला, और तर 47 चलाना शुरू कर दिया उसने। हमारी नींद खुली तो हमें पूरा धुआं जैसे नहीं होता कि हमें लगा कि सपना देख रहे हैं, लेकिन जब नींद लगी तब तक पूरे शरीर में गोली लग चुकी थी। और बगल में हमारे मामा का लड़का था, उसका पूरा पेट वेट में, चेस्ट, उस पर सब पे गोली लग चुकी थी। मैं उसके ऊपर लेट गया, फिर हमारे पीठ वीठ में लगनी शुरू हुई। रमेश जायसवाल को लगी, टॉयलेट में एक आदमी बैठा था उसको लगी गोली। टॉयलेट में भी उन लोगों मतलब नहीं, जैसे उसने 47 ब्रस्ट फायर मारा ऐसे। अब एक बार में 30-40 गोली निकलती उसमें से, धड़ 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 निकली, तो बाथरूम का दरवाजा छेदते हुए अंदर जाके उनको लगी। एक लड़का था रमाकांत निषाद हमारे साथ, जो वो लड़का नीचे मतलब फर्श पे बैठ के टीवी देख रहा था, उसको नहीं लगी गोली, वही हम लोग को हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद फिर मैं उठा, सर के नीचे अपनी पिस्टल रखा था लेके, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर हो गई। गोलियां लगने के बाद भी आप इस 104 गोली उसने चलाया था। अच्छा, जिसमें 12 गोली उसने 4-5 पिस्टल से चलाई। अच्छा। और मैगजीन चेंज करते समय, और फिर दूसरी मैगजीन डाल के 47 से फिर उसने मारा था गोली। उतने खोखे वहाँ बरामद हुए थे, पुलिस वालों ने बरामद किए थे 96। और स्थिति ये थी कि वो सबको मरा जान के गया, और नीचे आने के बाद उसने फ़ोन किया, हमारे यहीं ऊपर इसके ऑफिस था उस समय। बता रहे थे बगल वाले रूम में सिक्योरिटी वाले भी थे, वो फिर कहाँ? तो एक लड़का तो नीचे बैठा था, और एक हमको लगता है वो भी फ्रेश हो रहा होगा भाई, सुबह का एकदम बात था। और मुश्किल से हमको लगता है तो 2 मिनट का खेल रहा होगा। अरे एक बार ट्रिगर दबाया, 40 गोली निकल गई। 1 मिनट 2 मिनट में अपना काम करके निकल गया। उसके बाद से फिर पुलिस आई, हम लोग को लेके हॉस्पिटल गए, तो फिर यही थी वो स्टोरी। काफ़ी सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिसको। अच्छा, उसके बाद जब मतलब इतना बड़ा ट्रेजेडी आपके साथ हो गया, घर वालों से भी उस समय तो काफ़ी दबाव होगा, छोड़ो ये सब राजनीति, अपने काम से काम रखो, ऐसा हाँ था, लेकिन घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया हमको, और समझ लिए कि सब कुछ उन्हीं की वजह से है।
जो भी ये सब कुछ सही बात है, वो तो घर वालों की वजह से। सर, राजनीति में जब फिर आप समाजवादी पार्टी की बात बताए थे, वहाँ से भी आपने चुनाव लड़ा, फिर आप बीजेपी में आ गए, जो कि आपकी जो छवि थी पहले शिवसेना वाली, वो भी कट्टर हिंदुत्व वाले बीजेपी वाले भी, सपा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, तो यहाँ पे फिर बीजेपी ज्वाइन करने का क्या कारण था कि फिर सपा छोड़ के बीजेपी? देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी में जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, तब तक वो पार्टी सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी थी। उस पर कोई आदमी जातिवाद का आरोप शायद न लगाता हो। मतलब होता है ना, जैसे आप हैं तो आप अपने लोगों को ज़्यादा जोड़ेंगे, तो इस सब के अंदर होता है। लेकिन कट्टर जातिवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी नहीं थी जब मुलायम सिंह यादव थे। जब से अखिलेश यादव के हाथ में कमान आई, तो अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों का किया। जितने बड़े नेता ब्राह्मण मुलायम सिंह यादव जी के साथ थे, सबको इन्होंने बारी बारी कतरना शुरू कर दिया। आप देखिए, दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी को देखिए, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी को देखिए, राजाराम पांडे जी थे, माता प्रसाद जी थे, सबको इन्होंने एक तरह से किनारे ही किया। ब्रजभूषण तिवारी जी थे, जनेश्वर मिश्र जी थे, किसी की बात ये सुनते नहीं थे। और इनके पीछे जो 4-5 लोगों की टीम थी, नए नए लोगों की, वो लोग इनको बरगलाते थे। हमारे बहुत अच्छे संबंध उनसे रहे हैं, आज भी बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी भी अगर हमसे मिल जाएंगे कहीं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा हाल चाल नहीं पूछेंगे या हम उनसे नहीं मिलेंगे। लेकिन मतभेद हमारा सिर्फ यही था कि उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया। और प्रायः उनका कई बयान भी आया कि ब्राह्मणों का काम मत करो, ये लोग बसपा की सरकार बनवाते हैं। इस तरह के बयान अखबारों में छपे। शायद आपको ज्ञात हो कि फैजाबाद या आगरा के पास किसी कार्यक्रम में इन्होंने कहा था, कोई मोहम्मदन विधायक थे, उनके कार्यक्रम में इन्होंने कहा था कि ब्राह्मण बसपा की सरकार बनवा दिए, बहन जी की सरकार बनवा दिए, और हम लोग के नहीं, उनका काम मत किया करो। और ये बात सार्वजनिक हो गई। और दूसरा ये कि जैसे देखिए, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी थे, उनके पास अच्छे अच्छे विभाग थे, उनसे विभाग धीरे धीरे छीन के अपने पास, जब तक नेताजी का दबाव था इनके मुख्यमंत्री बनने पर, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो टोटल काम मुलायम सिंह यादव जी के उससे होता था, संज्ञान में होता था सब कुछ। तब तक तो ठीक था। जब ये मुलायम सिंह यादव जी को हटा के, मतलब अपने पिताजी को हटा के गद्दी अपने संभाल लिए, वो भी एक सुनियोजित साजिश के तहत, तो लगा कि जब ये अपने पिताजी के नहीं है तो फिर किसके होंगे। शिवपाल यादव जी से आपकी कुछ बातचीत नहीं थी, ट्यूनिंग? नहीं, शिवपाल जी से आज भी हमारी बातचीत होती है, ऐसा नहीं है। हमारे संबंध जिससे रहे हैं व्यक्तिगत रूप से रहे हैं, पार्टी के अलावा भी व्यक्तिगत रूप से। आप मतलब मेरे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आज से संबंध नहीं है मेरे। मैं शिवसेना में था तब भी, समाजवादी पार्टी में था तब भी, और आज भी वही स्नेह मुझको मिलता है जो मैं समाजवादी पार्टी में था, जो मैं शिवसेना में था, और आज उनके साथ हूं तब भी। तो मेरा भी उनसे व्यक्तिगत ही संबंध रहा। कभी हम लोग राजनीति की बात नहीं की, और कभी भी मंच से मैंने किसी का खिलाफत नहीं किया। मैं गोरखपुर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, मैंने कभी भी किसी को अपशब्द नहीं कहा। क्यों कहना भाई, हमको अपनी बात रखनी है, हम किसी की बुराई क्यों करें? हम क्या करने वाले हैं लोगों के लिए, हमको ये बताना है। लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया, ये बताने की जरूरत है। उन्होंने क्यों नहीं किया, इससे हमसे क्या मतलब? भाई वो पद पे आसीन है, उन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, इससे हमसे क्या मतलब? हमें क्या करना हम बताएंगे ना पब्लिक को। हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, ये हमारी सोच थी। तो इसलिए हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, और विरोध न करने के कारण हमारे जिससे व्यक्तिगत संबंध थे आज भी उसी तरह बने हुए हैं। तो हम यही बता रहे थे कि जब ये फुल फेज मुख्यमंत्री अपने हो गए, तो फिर इन्होंने जब उनको हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, नेताजी को हटा के, तो उनके फिर वही हमने इनसे बोला। अब देखिए हमें खराब क्यों लगा, 2012 में विधानसभा का चुनाव होता है, ये हमारे साथ दिल्ली में बैठे, नेताजी बैठे थे उनके आवास पे, अशोक मार्ग पे, हम सब लोग बैठ के फल खा रहे थे। इन्होंने खुद नेताजी से कहा कि भानु मिश्रा जी अब वहाँ चुनाव लड़ रहे थे शहर से, अब वहाँ 2 विधानसभा हो गई है, शहर और ग्रामीण नए परिसीमन में, तो इनको ग्रामीण से लड़ा दिया जाए तो ये चुनाव वहाँ आसानी से जीत सकते हैं। हमने कहा भाई आधा शहर कट के गया, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। नेताजी ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ भर दो और तुम तैयारी करो, तुमको लड़ना वहाँ से चुनाव। 2012 से पहले आजम खान साहब नाराज थे पार्टी से, वो आ गए। अब अखिलेश जी ने हमको बुला के कहा देखो ऐसा कि आजम साहब आ गए हैं पार्टी में और गोरखपुर ग्रामीण की सीट वही मांग रहे हैं,
तो इस बार ऐसा करो कि हमारे साथ लगो, सरकार बनती है तो हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। सरकार भी बन गई, वो न टिकट दिए न कहीं एडजस्टमेंट। खैर हमको उसका कोई गिला शिकवा नहीं है, चलिए ठीक है, परिस्थितियां हैं, किसी के सामने आ सकती हैं। लेकिन जब आप खुद मुख्यमंत्री, आप खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब कुछ आप, और उस समय भी हमको बुलाया आपने 5 कालीदास मार्ग पे विधानसभा चुनाव के पूर्व, और हमसे उन्होंने कहा कि आपके यहाँ 5वें चरण में चुनाव। हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ 7वें चरण में चुनाव है। कल आपको चुनाव लड़ना, आप यहीं रुकिए, जाइएगा नहीं, लखनऊ छोड़िएगा नहीं। और आखिरी मोमेंट पर उन्होंने हमको झटका दे दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं ब्राह्मण था। भाई जिन यादव लोगों को उन्हें चुनाव लड़ाना था और समझौते में सीट कांग्रेस के साथ चली गई, चिंता यादव कैंपियरगंज आपके सामने एक उदाहरण है, उनको उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करा दिया। प्रियंका गांधी से बात करके वो दिल्ली गई, जाके कांग्रेस ज्वाइन कर ली गठबंधन में, और फिर आके फतेह बहादुर सिंह जी के खिलाफ वहां चुनाव लड़ गई कांग्रेस से। वो यादव थी तो उनको एडजस्ट हो गए, भानु मिश्रा थे इसलिए एडजस्ट नहीं हुए, चाहते तो एडजस्ट कर सकते थे। ऐसे कई ऐसे सीटों पे उन्होंने कांग्रेस से समझौता करके यादव कैंडिडेट लड़ा दिया और ब्राह्मणों को काट दिया। कब तक ब्राह्मण इनके छलावे में रहेगा और क्यों रहेगा? अच्छा, अभी ब्राह्मणों की आप बात कर रहे हैं, अभी बसपा ने अयोध्या में सम्मेलन भी किया है। इस पे कई पार्टियां जो हैं इस पे डोरो डालने में लगी हुई हैं ब्राह्मण पे ही, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब चुनाव आ गया है, ये डोरे डालने ये सब लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं। बसपा भी अभी तक भूली थी, जनाधार खो चुकी है। अब उसके पास फिर वही मुद्दा कि अब ब्राह्मण आएगा तो ब्राह्मण और दलित मिलके हम लोग एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। देखिए सोशल इंजीनियरिंग में फिर आ गए। पिछले चुनाव में इनकी स्थिति क्या हुई आपको सबको मालूम है। फुल फ्लेज सरकार में रही हैं, उसके बाद 19 सीटों पे इनको समझौता करना पड़ा। समाजवादी पार्टी की भी यही स्थिति थी, पूरे 5 साल सरकार चलाए, लेकिन सिर्फ अपने जातिवाद के उसमें खत्म हो गए। 46 सीटों पर समझौता करना पड़ा, जो कि मेजॉरिटी की सरकार थी इनके बारे में। तो अब फिर इन लोगों को लग रहा है कि बिना ब्राह्मण के हमारा कल्याण होना नहीं है। अब इनको ब्राह्मण नजर आने लगा, याद आने लगा, अब ये लोग डोरा डालना शुरू कर दिए हैं। अब ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है, इनके साथ जुड़ेगा नहीं। और जो इनके साथ जो तथाकथित ब्राह्मण नेता लोग जुड़े हैं, उन लोगों का भी वही जनाधार है, अपने ही क्षेत्र में है वो। आप बता दीजिए पूर्वांचल में किसी का कोई उस तरह का छवि हो या कोई यहाँ आके इकट्ठा कर ले ब्राह्मणों को? कभी इन्होंने किया ही नहीं उस पर काम, समाजवादी पार्टी ने चाहे बसपा ने। अब वो फिर सतीश मिश्रा को बसपा आगे ले आके फिर ये काम खेलना शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी कौन से ब्राह्मण नेता हैं बड़े बता दीजिए? अभिषेक मिश्रा एक ब्राह्मण नेता उनके पास थे, पढ़े लिखे शालीन व्यक्तित्व बेचारे का, ले आए, उनको नौकरी छोड़वा के मिनिस्टर तो बना दिए, लेकिन मिनिस्टर मंत्रालय क्या दिए? प्रोटोकॉल। यही सम्मान था ब्राह्मण का? आप बताइए। तो आप IIM का प्रोफेसर और उसको ले आके प्रोटोकॉल मंत्री बना देते हैं, क्या मतलब है उसका? और आज फिर आप उन्हीं के बदौलत फिर चाह रहे हैं कि अब वो घूम घूम के ब्राह्मणों को आपके फेवर में इकट्ठा करें? कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। अब ब्राह्मण किसी के छलावे में आने वाला नहीं है, स्वतंत्र है। और ब्राह्मणों के अंदर एक जागरूकता आ गई है। अब आज के डेट में ब्राह्मण समझ रहा है कि अब हमें अपना दिशा और दशा तय करना पड़ेगा, तो अब उस मूड में ब्राह्मण है। क्या लगता है किसके साथ जाएगा ब्राह्मण? देखिए हमेशा कांग्रेस की स्थिति अगर अच्छी होती तो शायद ब्राह्मण एक बार कांग्रेस को पसंद करता, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। देखिए कुछ लोग आरोप जरूर लगाते हैं वर्तमान सरकार पे, लेकिन मेरा मानना ऐसा है नहीं। क्योंकि भाई देखिए जो भी पढ़ा लिखा तबका है, चाहे किसी स्थिति में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे राजनीति में हो, अपनी अपने स्थान पे सब लोग अपना अपना सम्मान चाहते हैं और व्यवस्थित होना चाहते हैं। सरकार ने उसी हिसाब से सबको व्यवस्थित किया। आप बताइए कि जैसे 10 लोगों को निकाय में इन्होंने एडजस्ट किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसमें ब्राह्मण नहीं है? उसमें भी ब्राह्मण है। बनारस के दयालु मिश्रा, दूसरी पार्टी होती तो सिर्फ यादव को बना के छोड़ देती। आप बताइए पिछले सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने निगम थे जिसमें ब्राह्मण को उन्होंने रखा था? सिर्फ यादव। आज भी देखिए जो भी जिला पंचायत, आप देखिए चुनाव में जितने लोगों को टिकट मिला है सारे जाति के लोग हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी से सारी जाति को इन्होंने दिया सम्मान।
मतलब आपका ये कहना है कि ब्राह्मण या बीजेपी ऐसी पार्टी जिसमें सबको सम्मान दिया जाता है, बाकी किसी पार्टी में ऐसा नहीं है। बाकी किसी पार्टी में सिर्फ जातिवाद है। पहले वो अपनी जाति को देखेंगे, फिर देखेंगे कि सेकंड वोटर मेरा कौन है। वो लोग वोट की राजनीति से ग्रसित हैं। जैसे सपा का देखिए, पहले यादव, फिर मुसलमान, फिर ब्राह्मण, या फिर निषाद, या जो भी अन्य जोड़ी है इसमें, पहले दो वही हैं। उसी तरह बसपा में है। बसपा भी पहले ब्राह्मण, पहले दलित, फिर मुसलमान, फिर तीसरा अब ब्राह्मण को सोशल इंजीनियरिंग में जोड़ रही है। अब ये लोग अपने में लड़ मर रहे हैं। और पब्लिक क्या, ब्राह्मण जाति किसी की गुलाम नहीं रही है। वो बुद्धि विवेक से हमेशा सरकार बनाते आए हैं और बनाते रहेंगे। उनके पास इतना प्रचंड बुद्धि ईश्वर के यहाँ से प्रदत्त है कि वो लोग अपना रास्ता बना देते हैं। राजनीति में हालांकि आप बता रहे थे बाला साहब ठाकरे, लेकिन फिर भी ऐसे एक, जब से आप बचपन से राजनीति आपने देखी, राजनीति में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? एक तो बाला साहब तो देखिए, बाला साहब तो थे ही, उनका तो कोई जोड़ था ही नहीं। की वजह से आपकी राजनीतिक सफर भी शुरू हुई। एकदम, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और देखिए, जो अपने हिंदुस्तान के लिए जो भी काम करेगा, देश सेवा के लिए जो भी काम करेगा, वो मेरा आदर्श है। अभी वर्तमान में पूछे तो कौन आपके आदर्श? तो वर्तमान में देश सेवा कौन कर रहा है? माननीय मोदी जी। सब अपने अपने स्तर से देश सेवा में तो लगे हुए हैं। सब कहाँ लगे हैं? माननीय मोदी जी लगे हैं। और बताइए कौन देश सेवा कर रहा है? नहीं, हम भी, आप भी, सारे तो देश सेवा में। हम सब, हम आप नेता नहीं हैं। नेता मोदी जी हैं। तो मोदी जी आदर्श हैं। मोदी जी को आप अपना आदर्श मानते हैं वर्तमान राजनीति में देखते हुए। अच्छा, 2022 के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे आप? पार्टी चाहेगी तो जरूर लड़ेंगे। प्रयास मेरा है। किसी और पार्टी से अगर टिकट मिले? नहीं, अभी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं मुझे। बीजेपी से टिकट मिलेगा तभी चुनाव लड़ेंगे। अब जो सीट की ही बात कर रहे थे कि परिसीमन में बदल गया था, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर शहर, किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, मेरा प्रयास तो गोरखपुर शहर से ही है, क्योंकि वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के जरूर हैं, लेकिन दिल और दिमाग से भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? आप देखिए, आप भी रहने वाले हैं। नहीं है। देखिए, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव तो लड़ते हैं वो, लेकिन संगठन के किसी भी व्यक्ति को वो किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते। वो अपना एक अलग रास्ता ही चुनते हैं। वो संगठन भी, मेरा जहां तक अपनी रीडिंग है, कि संगठन के लोग शायद उनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि काम किसी का करते नहीं। आप अभी कोई विवाद लेके चले जाइए तो आपके लिए फोन करेंगे नहीं। जो जेन्युइन काम, उनका कहना है कि जो सही है वही करूंगा। भाई, हम कह रहे हैं कि कार्यकर्ता आपके पास जा रहा है, अगर वो सही रहेगा या अगर कहीं से प्रताड़ित नहीं रहेगा, वो तो आपके पास क्यों जाएगा? अगर परेशान नहीं रहेगा तो आपके पास क्यों जाएगा? वो अपने नहीं अपना काम निपटा लेगा। वो, उसको समस्या है तो अपनी समस्या को लेकर आपके पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? आपके पास जाएगा नाली और पानी के, सड़क की समस्या के लिए, तो आप कहेंगे अपने पार्षद से जाके बात करो। आपको क्यों चुना गया? अब बताइए, अगर हमारे नाली, सड़क और मूलभूत सुविधाओं का आप निराकरण नहीं कर सकते, उसका समाधान नहीं कर सकते, तो आपको पब्लिक वोट क्यों दे? पब्लिक ने आपको चुन के इसीलिए अपना नेता बनाया है, आपको चुन के इसीलिए सदन में भेजा है कि हमारी समस्याओं को आप सुने और उसका निराकरण करें, लेकिन आपको करना नहीं है। मेरा विवाद इसी पे है। आप बनेंगे ईमानदार और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। पिछले लॉकडाउन में सरकार की जितनी गाइडलाइनें जारी हुई, एक भी का उन्होंने पालन नहीं किया। और मैंने जब उनको टोका सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने मुझको अपने फेसबुक से ब्लॉक कर दिया। हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, एक मोर्चा ये भी सही। हमने तो उन्हें खुला चैलेंज दिया था। हमारा फेसबुक पे उनसे कम से कम लगभग 10-12 दिन तक लगातार वाक युद्ध चला और गोरखपुर की जनता ने बहुत सपोर्ट भी मुझको किया। आप बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि विधायक अपने निधि से पैसा नहीं दे सकता। कोरोना में जब कोविड में लोग अपने निधि देना शुरू कर दिए, तमाम नेताओं ने विधायकों ने अपना फंड दिया, तो एक तरफ आप कहते हैं कि मेरे पास कोई फंड गोरखपुर की जनता छोड़ती ही नहीं है, मेरे पास पैसा बचा ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? और अगले ही महीने आप तुरंत 1 करोड़ रुपए की चिट्ठी दे देते हैं। कहाँ से आया पैसा भैया आपके पास? आप बताइए। मैंने यही प्रश्न उनसे पूछ लिया, उनको नागवार गुजर गया, ब्लॉक कर दिया हमको उन्होंने।
तो भाई अगर आप सच्चाई सामने नहीं रख सकते तो आप वो बात डालते क्यों हैं? पब्लिक को बेवकूफ क्यों बनाते हैं आप? कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे मैंने जल जमाव का ही मुद्दा देख लीजिए। कई बार जाके किसके यहाँ जाके इतने पानी में खड़े होके ये जाएंगे फोटो खिंचाएंगे, ठेला चलाते हुए ठेले पे बैठ जाएंगे, फोटो खिंचाए, उतरे चल दिए। ये फोटो वाले नेता हो गए हैं। मैंने इनसे कहा खुले रूप से, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ आपके उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से, अगर वो देखें, गोरखपुर की पूरी जनता के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि राधा मोहन दास अग्रवाल को अगर अपने काम पे विश्वास है, उनका कहना कि मैं जो सड़क बनवा दिया हूँ 100 साल सड़क है, चलिए मैं मान लिया। अगर आपको अपने काम पे विश्वास है तो आप सिंबल छोड़िए, निर्दल आप चुनाव लड़िए, निर्दल मैं लड़ता हूँ चुनाव, फिर देखते हैं कि जनता किसको पसंद करती है। भाई अगर आपको अपने काम पे विश्वास हो तो जनता आपको चुनेगी ना। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, ये आप चैलेंज कर रहे हैं 100% राधा मोहन दास अग्रवाल को चैलेंज कर रहा हूँ। क्यों निर्दल चुनाव लड़े, मैं भी निर्दल लड़ूंगा, कोई पार्टी का बैनर नहीं, और फिर वो हमको हरा के दिखाएं। उन्होंने लिखा था अपने चुनाव में, आप बताइए चुनाव लड़ते हैं 20 लोग, विधानसभा का चुनाव 20 लोग लड़े, जीतेगा एक, बाकी सब लोग हारने वाले लिस्ट में रहेंगे। ठीक है, मैं चुनाव लड़ा 2007 में उनके खिलाफ, मैं हार गया, पूरी पब्लिक जानती है। पूरा चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट, जो चुनाव आयोग से रिपोर्ट आता है उसमें लिखा रहता ना कि फला आदमी इतने वोट से जीते, फला आदमी इतने वोट से हारे, सब विदित है। तो आपको अपने फेसबुक पे फिर से लिख के बताने की क्या आवश्यकता थी कि ये हमसे चुनाव हार चुके हैं इसलिए हमारा विरोध कर रहे हैं? अरे भाई, तो पूरी जनता जान रही है मैं चुनाव हारा था उनसे, ये कौन सी बड़ी बात है? इसको आप फिर से इंगित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर है। इसीलिए मैंने चैलेंज किया, भाई ठीक है मैं हारा आपसे, आज मैं आपको हराने के लिए खड़ा हूं, आप आइए निर्दल चुनाव लड़िए। और अगर उनके अंदर हिम्मत है तो निर्दल लड़के चुनाव हमको हरा दें, राजनीति छोड़ दूंगा अगर मुझको हरा दिया निर्दल तो। खुला चैलेंज है ये। तो खुला चैलेंज दे रहे हैं नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी को कि वो भी निर्दल चुनाव लड़ लें, मैं भी निर्दल चुनाव लड़ लेता हूं, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। चलते चलते एक अंतिम में आपकी क्या भविष्य की योजनाएं हैं उस बारे में बताइए। देखिए, मैंने तो अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। पिछले कोविड काल में भी हमसे जितना बन पड़ा, हमने अपने पूरे सामर्थ्य से लोगों को खाना खिलवाया, राशन बांटा, किट बांटा, दवाइयाँ उपलब्ध कराई। इस कोविड काल में भी जो विपत्ति की एकदम भयंकर आपदा थी, उसमें भी मुझसे जितना हो पाया था लोगों को हमने बेड मुहैया कराया, ऑक्सीजन मुहैया कराया, वेंटिलेटर मुहैया कराया। मतलब सुबह से लेकर रात तक का मेरा एक ही काम रहता था, फ़ोन पे कहाँ बेड खाली है, कहाँ किसको कौन सी आवश्यकता है, मैं लगातार लगा रहा और मैं कहीं इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं किया। भाई हमारे दिल में है हम किसी के लिए कुछ कर सकें, मैं अपना काम जारी रखा हूँ। और मेरी एक संस्था है सूर्यांश फाउंडेशन, उसके तहत मैं समाज में इस तरह के काम, जैसे गरीबों के बच्चों को कपड़ा, पढ़ाई की सामग्री, ये सब यहाँ से लेकर लखनऊ तक हम हमेशा करते रहते हैं। और मेरा आगे भी यही उद्देश्य है कि जिनको हमारी आवश्यकता पड़ेगी मैं उनके लिए 24 घंटे खड़ा हूँ। और समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई है तो उसे मिटाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूँ। तो व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ थे भानु मिश्रा जी। भानु मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। तो आप सुन रहे थे व्यक्ति विशेष में भानु मिश्रा जी को, जिन्होंने बताया कि 27 गोलियां उनको लगने के बाद भी आज वो हम सब के बीच में हैं। ये एक चमत्कार ही कह सकते हैं। और खुल के पूरे अपने राजनीतिक जीवन पे, अक्सर लोग बात करना नहीं चाहते अपने राजनीतिक जीवन पे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी मैंने पार्टियां में, लेकिन खुल के हर मुद्दों पे उन्होंने हमारे साथ बात की। तो व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।